हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो भाई कल हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था और सॉल्यूशन चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है कंसंट्रेशन टर्म, उसको हमने स्टार्ट किया। तो कंसंट्रेशन टर्म में भाई हमने कंसंट्रेशन टर्म को दो ग्रुप में डिवाइड किया था। ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में आपके पास वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म था। वॉल्यूम से रिलेटेड जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म थी उनको हमने ग्रुप ए में रखा था और ग्रुप बी में मास से रिलेटेड जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है भाई वो टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने से इंक्रीज या डिक्रीज होगा, मतलब वो भी चेंज होगा। तो ये जो वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और जो मास से रिलेटेड जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म है दीज आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ग्रुप ए में कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म को रखा था हमने? परसेंटेज बाय वॉल्यूम, सेकंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, नेक्स्ट था हमारे पास मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी। और ग्रुप बी में जो कंसंट्रेशन टर्म था मेरे पास यहां पे था परसेंटेज बाय वेट, सेकेंड मोल फ्रैक्शन, फिर इसमें गुड मॉर्निंग, फिर इसमें आपके पास था मोलैलिटी और लास्ट कंसंट्रेशन टर्म था पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। अगर आप ग्रुप ए और ग्रुप बी की कंसंट्रेशन टर्म को देखें तो इसमें से हम नॉर्मैलिटी को कंप्लीट कर चुके हैं ग्रुप ए में से और ग्रुप बी में से हम पीपीएम को कंप्लीट कर चुके हैं मोल 2 के अंदर। एक और चीज मैं यहां पे बताना चाहता हूं, अगर अपने को डेंसिटी गिवन हो, अगर हमें डेंसिटी गिवन हो तो ग्रुप ए की टर्म को ग्रुप बी में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब अगर आपको डेंसिटी गिवन हो तो ये जो टर्म है एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। एक टर्म एक ग्रुप की टर्म को दूसरे ग्रुप की टर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन आपको डेंसिटी पता होना चाहिए। और यहाँ पे हम आज देखेंगे ग्रुप ए और ग्रुप बी की कंसंट्रेशन टर्म में कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं पहले ग्रुप ए की कंसंट्रेशन टर्म को। तो सबसे पहले भाई हम ग्रुप ए की बात करते हैं।
और ग्रुप ए में सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म है हमारे पास परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय वॉल्यूम इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज वी बाय वी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज वी बाय वी। ऊपर वाला वी सॉल्यूट के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे वाला वी सॉल्यूशन के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और परसेंटेज कितने में से ली जाती है? 100 में से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड परसेंटेज बाय वॉल्यूम। आपके पास 100 ml वॉल्यूम में सॉल्यूट का कितना ml प्रेजेंट है उसी को हम परसेंटेज बाय वॉल्यूम बोलेंगे। तो लिखेंगे सभी, इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट in ml present in 100 ml of solution is defined as percentage by volume। तो अगर हम इसका मैथमेटिकल इक्वेशन लिखें तो परसेंटेज v by v ये किसके बराबर हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये बन गया आपके पास भाई परसेंटेज बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब ये आपको पता होना चाहिए अगर आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में यूज होने वाला है आपका कंसंट्रेशन टर्म्स। और हाउ टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? अभी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के वॉल्यूम के इक्वल। तो इसको नोट करिए, फिर हम कुछ क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन है आपके पास 30 ml of ethanol is mixed with 45 ml of water. Determine percentage by वॉल्यूम। तो करिए भाई सभी कैलकुलेट जल्दी से और बताइए मुझे क्या आंसर आने वाला। जल्दी से कैलकुलेट करेंगे। फोर्टी आ गया। तो देखिए आपके पास 30 ml इथेनॉल है और 45 ml ऑफ पानी है आपके पास। तो इसका मतलब जो कम क्वांटिटी में है, कल मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन में जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है कंपोनेंट उसको सॉल्यूट बोला जाता है और जो एक्सेस में होता है उसको सॉल्वेंट बोला जाता है। तो इसका मतलब परसेंटेज बाय वॉल्यूम
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है 30 ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट आपके पास कितना है 45। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तो ये आ गया आपके पास 75 ml। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 75 ml, तो 30 डिवाइडेड बाय 75 इनटू 100, और इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा आपके पास 40%। क्लियर है सबको? तो परसेंट बाय वॉल्यूम कितना आ गया आपके पास 40%। क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग लिखेंगे सभी, हाउ मैनी ml ऑफ सॉल्यूट, हाउ मैनी ml ऑफ सॉल्यूट should be dissolved in 300 ml of water, how many ml of solute should be added in 300 ml of water to obtain a solution containing 80% by volume of solvent, containing 80% by volume of solvent। ध्यान से पढ़ना पहले क्वेश्चन को, उसके बाद स्टार्ट करना है इसको। How many ml of solute should be added in 300 ml of water to obtain a solution containing 80% by volume of solvent। तो अच्छे से समझ लीजिए, फिर उसके बाद स्टार्ट करिए और मुझे आंसर बताइए जल्दी से। बताओ भाई जल्दी से, आया किसी का आंसर? कितना ml? 1200 ml। कैसे भाई, आप लोगों ने तो बढ़ा ही दिया वॉल्यूम को, 1200 कैसे आ जाएगा? देखो चेक करो, तभी तो मैंने बोला था क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। किसी और का क्या आंसर आ गया भाई? आपको गिवन है 80% बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अगर 80% बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होगा तो सॉल्यूट का क्या होगा 20% बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ये हो जाएगा। तो अब फॉर्मूला लगाइए, देयरफॉर परसेंट, आप बताओ 6 ml। ये तो नहीं है भाई, 6 कैसे आ गया? वही तो गलती कर रहे हैं हम। 300 ml पानी में कितना वॉल्यूम सॉल्यूट का ऐड किया जाए कि जो ऑब्टेन वॉल्यूम होगा वो 80% बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अपना बन जाए? तो अगर 80% बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होगा तो इसका मतलब 20% बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट होगा। और फॉर्मूला के अंदर कहीं भी हमने सॉल्वेंट की बात नहीं करी है। मैंने कल भी बोला था
कि जो कंसंट्रेशन टर्म होती है उसको सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है। आप लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे 80 पुट कर दिया, जिसकी वजह से गलत आ रहा है। 80% बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, तो 20% बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 20 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आपको फाइंड आउट करना है, उसको V मान लीजिए, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, 75 आ जाएगा भाई। तो ये आ गया आपके पास, इससे ये कैंसिल, तो ये कितना बन गया मेरे पास 2V, नहीं इसको ऐसे ही देता हूं मैं, 20V प्लस ये आ जाएगा मेरे पास 6000 इज इक्वल टू 100V। तो यहां से कितना वॉल्यूम का भैया आपके पास 300। ठीक है, तो यहां से आपके पास आ जाएगा, ये आ गया आपके पास 80V इज इक्वल टू 6000, तो V इज इक्वल टू 6000 डिवाइडेड बाय 80। इसको कैंसिल करिए तो ये कितना आ गया आपके पास 7 8 जा 56, 4 बच गया तो 40 और 8 5 जा 40, तो ये आ गया आपके पास 75 ml। तो 75 ml सॉल्यूट का अगर आप 300 ml पानी में ऐड करेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो 80% बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बनेगा और 20% बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बनेगा। तो कितना वॉल्यूम ऐड किया जाए 75 ml ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है सबको? ठीक है, तो जो भी टर्म भाई आपने डिफाइन करनी है सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में करनी है, आप लोग सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में नहीं करेंगे उसको। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, है मेरा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे परसेंटेज W बाय V। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय परसेंट W बाय V, और W किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वेट ऑफ सॉल्यूट, V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे परसेंटेज कितने में से लेते हैं 100 में से, तो कैसे डिफाइन करेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml of solution is defined as percentage W by V या percentage weight by volume। 100 ml solution के अंदर सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम होगा, सॉल्यूट का कितना वेट होगा, उसी को परसेंट बाय वेट बाय वॉल्यूम बोला जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पे इट इज डिफाइंड एज weight of solute present in 100 ml of solution is defined as percentage weight by volume। सॉल्यूट का कितना वेट 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसी को परसेंटेज W by V बोला जाता है। और अगर हम इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखें तो परसेंटेज W by V
इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये हो जाएगा आपके पास परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो इसको नोट कर लीजिए। जैसे क्वेश्चन है इसमें, एन aqueous solution contain 30% WYV of यूरिया। तो व्हाट डज, अगर आपसे एक नंबर में पूछा जाता मान लीजिए, इट मीन an aqueous solution contain 30% WYV of यूरिया, what does it mean? बताइए मुझे अभी क्या मीनिंग होगा इसका। 30% WYV का क्या मीनिंग है? 30 ग्राम यूरिया is dissolved in हाँ 100 ml of solution. 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा, 30% WYV का मतलब कि इसमें 30 ग्राम तो यूरिया है और वो कितने वॉल्यूम के अंदर डिसॉल्व है, परसेंटेज कितने में से लेते हैं, 100 में से। तो 30 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन और 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 30 ग्राम ऑफ यूरिया। तो लिखेंगे यहां पे भी दैट इज 30 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। और क्या बोल सकते हैं, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 30 ग्राम ऑफ यूरिया। ठीक है, 100 ml सॉल्यूशन में 30 ग्राम यूरिया या 30 ग्राम यूरिया 100 ml सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अभी क्लियर है सबको। इसका सेकंड पार्ट बना के लिखेंगे, ये फर्स्ट था, इसका सेकंड पार्ट है, लिखेंगे सभी। व्हाट वेट ऑफ यूरिया विल बी प्रेजेंट, व्हाट वेट ऑफ यूरिया will be present in 5 ml of solution. What weight of urea will be present in 5 ml of solution? आपके पास 5 ml सॉल्यूशन में इसी का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट ये था, सेकंड इसका, कि 5 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम यूरिया प्रेजेंट होगा वो आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो जल्दी से फाइंड आउट करिए। 1.5 ग्राम। ठीक है, आपको परसेंट WYV कितना गिवन था, 30, तो उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। 30 इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब वेट ऑफ यूरिया आपको फाइंड आउट करना है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपके पास कितना गिवन है, 5 ml इनटू 100। तो ये कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास यहाँ पे 1.4 वेट ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 1.5 ग्राम। तो यूरिया का वेट कितना होगा, 1.5 ग्राम। क्लियर है सबको? ठीक है भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मोल ऑफ
5 mole of glucose, 5 mole of glucose are dissolved in 1.1 kilogram of water. 5 mole of glucose are dissolved in 1.1 kilogram of water. If density of solution is 1.25 gram per ml, if density of solution is 1.25 gram per ml, then determine percentage weight by volume of glucose. Then determine percentage weight by volume of glucose. तो करिए भी जल्दी से, कैलकुलेट करेंगे सभी। करा भाई किसी ने कैलकुलेट? जल्दी से करिए सभी। तो आपको भाई क्या गिवन है, ग्लूकोज के 5 मोल, तो वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब ग्लूकोज इज इक्वल टू, मोल गिवन है इनटू इट्स मोलर मास, तो यह आ जाएगा आपके पास 900 ग्राम। सेकेंड आपको क्या गिवन है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है, 1.1 किलोग्राम, दैट इज 1100 ग्राम। तो ये आ गया आपके पास। अब आपको सॉल्यूट का वेट पता चल गया, सॉल्वेंट का वेट भी पता चल गया, तो सॉल्यूशन का वेट फाइंड आउट कर लीजिए। और सॉल्यूशन का वेट हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो ये गया 2000 ग्राम। लेकिन आपको वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है, WYV परसेंट WYV पूछा है आपसे, तो वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करना है, आपको डेंसिटी पता होनी चाहिए और डेंसिटी गिवन है, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन is equal to weight of solution divided by density of solution। वेट कितना है भाई आपके पास, यहां से हमने कैलकुलेट किया अभी 2000 डिवाइडेड बाय 1.25, और इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 1600 ml।
ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 1600 ml। तो देयरफॉर परसेंटेज WYV इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 900 डिवाइडेड बाय 1600 ml इंटू 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई 56, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 56 आ जाएगा आपके पास। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ गया। $56.2। तो ये आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास आंसर आ गया होगा 56.2। तो आपके पास गिवन क्या था, सॉल्यूट का वेट गिवन नहीं था, आपको मोल गिवन थे। तो मोल से आप लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, मोल से आप फाइंड आउट करेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट, मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करिए। सॉल्वेंट का वेट भी आपको गिवन था 1.1 किलोग्राम मतलब 1100 ग्राम। यहां से आप क्या फाइंड आउट करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन, और वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब अपने को वेट पता चल गया सॉल्यूशन का, लेकिन अपने को क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि परसेंटेज WYV हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए अपने को वेट ऑफ सॉल्यूशन पता ही है और डेंसिटी अपने को गिवन है। तो इसको जब आपने कैलकुलेट किया तो आ गया आपके पास 1600 ml, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 56.2%। क्लियर है सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज मोलैरिटी। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लिखेंगे सभी, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M and is defined as number of mole of solute present in 1 liter of solution। number of mole of solute present in 1 liter of solution। इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है, और मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये बन गया आपके पास मोलैरिटी। और यहां से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो मोलैरिटी इज इक्वल टू, मोल क्या होता है भाई, मोल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास और इस तरह मान लीजिए आपको वॉल्यूम ml में गिवन होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml डिवाइडेड बाय 1000। तो ये आपके पास बन जाएगा यहां से, ठीक है। क्लियर है सबको। और अगर यूनिट ऑफ मोलैरिटी की बात करें तो यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर आपको मोलैरिटी और वॉल्यूम गिवन होगा
तो आप नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यहाँ पे एक और निकल गया हमारे पास। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, एंड इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सॉल्यूशन। ठीक है, मोल के हमने कौन कौन से फॉर्मूले अभी हमने देखे थे। मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये सॉलिड के लिए भी एप्लीकेबल है, लिक्विड के लिए भी एप्लीकेबल है, गैसेस के लिए भी एप्लीकेबल है। इसी तरह मोल कैलकुलेट करने का हमने एक और फॉर्मूला देखा था, वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय 22.4, और ये एप्लीकेबल था ओनली आइडियल गैस। ठीक है, और ये फॉर्मूला चाहे आपके पास सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैसेज हो, सबके लिए एप्लीकेबल। और ये सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। एक और चीज, अब अगर हम लैब के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां पे भाई हमारा जो वॉल्यूम होता है वो ml में रहता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास लैब के अंदर सिंटैक्स की जो बड़ी बड़ी टंकी होती है वैसा नहीं होता है। हमारा जो सॉल्यूशन होता है वहां पे लिमिटेड क्वांटिटी में रहता है, तो वहां पे जो भी वॉल्यूम लिया जाता है वो ml में लिया जाता है। तो अगर आपका वॉल्यूम ml में होगा तो ये मोल की जगह इनको हम बोलेंगे मिलीमोल, और मिलीमोल किसके बराबर हो जाएंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम होना चाहिए आपका ml। तो इसको मोल की बजाय हम क्या बोलेंगे, मिलीमोल का, जब वॉल्यूम आपका ml में गिवन होगा। तो ये सारे फॉर्मूले नोट कर लीजिए, फिर हम इसमें कुछ एक प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। क्वेश्चन लिखेंगे भाई इसमें, कैलकुलेट the molarity of solution, calculate the molarity of solution containing 4.9 gram, 4.9, calculate the molarity of solution containing 4.9 gram of H2SO4, 4.9 gram of H2SO4 dissolve 4.9 gram of H2SO4 dissolve in 250 ml of solution, dissolve in 250 ml of solution। 4.9 ग्राम H2SO4 को आप 250 ml सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, तो आपको मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। तो करिए जल्दी से मोलैरिटी फाइंड आउट। जीरो पॉइंट टू मोल पर लीटर, बहुत बढ़िया। और उन्होंने भी कर लिया भाई, सबने कर लिया। Yes sir, 0.2। ठीक है, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू, आपको क्या गिवन है, H2SO4 का वेट, तो वेट को मोल में कन्वर्ट करेंगे 4.9 डिवाइडेड बाय, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 98 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है 250 ml, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, और इसको जब आप लोग फाइंड आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आ जाएगा 0.2 मोल पर लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मोलैरिटी आ गई आपके पास भी कितनी, 0.2 मोल पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सभी, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ फॉलोइंग,
कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ फॉलोइंग। पहला है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 18 ग्राम ग्लूकोज 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। सेकेंड 2 मिलीमोल इन 200 ml सॉल्यूशन। नेक्स्ट है आपके पास 5 मोल इन 200 ml सॉल्यूशन। और लास्ट है आपके पास 100 ml of 0.2 molar HCl plus 3.65 ग्राम ऑफ HCl। तो आपको सबका मोलैरिटी फाइंड आउट करना है, करिए जल्दी से। करेंगे वे सभी, जल्दी से कैलकुलेट करेंगे सभी। सर पहले की 0.1 पहले की 0.1। तो इसकी मोलैरिटी जब आप लोगों ने फाइंड आउट की 0.01 थर्ड की 25 तो फर्स्ट आ गया 18/180 डिवाइड बाय 1, तो ये आ गया आपके पास 1.10 मतलब 0.1 मोलर। सेकंड का मोलैरिटी, अब आपको मिलीमोल गिवन है, वॉल्यूम भी ml में गिवन है, तो कोई चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है किसी भी यूनिट को। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 200 और इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपके पास 0.01 मोलर। नेक्स्ट केस में बताओ भाई 25। देखो आपके पास है 5 मोल, 5 डिवाइडेड बाय 200 डिवाइड बाय 1000, तो ये आ गया 0.2 और 5/0.2 मतलब 50/2 एंड दिस इज 25 मोल। लास्ट का कैलकुलेट करो भाई। ना आपको मिक्सचर गिवन है, ये देखिए इसमें ये भी तो डाला है, यही तो सब। ना देखो आपके पास एक ये 100 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl सॉल्यूशन था, उसमें 3.65 ग्राम HCl आपने और ऐड कर दिया, तो आपको मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। हाँ 3.65 ग्राम HCl और ऐड कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे टोटल मोल कैलकुलेट करने पड़ेंगे। टोटल मोल आए 0.12। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, मोल किसके बराबर होते थे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम लीटर। तो यहाँ गया मोलैरिटी आ गई 0.2 और वॉल्यूम कितना आ गया भाई आपके पास 0.1, तो ये आ गया आपके पास 0.2
कितना आ गया 0.02, ये आ गया आपके पास 0.02। अभी यहां से भी कैलकुलेट करिए, प्लस 3.65 डिवाइडेड बाय 36.5, तो ये आ गया 0.1। तो टोटल मोल कितने आ गए आपके पास 0.02 प्लस 0.1 और ये आ गया 0.12 टोटल मोल। तो मोल पता चल गए तो मोलैरिटी फाइंड आउट कर लीजिए। मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.12। वॉल्यूम कितना गिवन है 100 ml, तो 100 बाय 1000 दिस इज 0.1 और ये आ गया आपके पास 1.2 मोलर। ठीक है, तो मोलैरिटी कितनी आ गई 1.2 मोलर। ऐसे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। सर इसमें पहले हाँ बोलिए। इसमें पहले 3.65 ग्राम ऑफ HCl की अलग से मोलैरिटी निकाल के और 0.2 m दे के इसमें प्लस कर दें तो ये हाँ बात तो वही है, आप चाहे उस मेथड से चलो चाहे इससे चलो, पहले टोटल मोल कर देंगे तो भी ठीक है और जो आपने कैलकुलेट किया वो कर देंगे तो भी ठीक है। ठीक है, बात वही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, या मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग से पहले डाइल्यूशन फॉर्मूला। ये भाई हमने नॉर्मेलिटी में भी पढ़ा था ऑलरेडी, डाइल्यूशन फॉर्मूला। और डाइल्यूशन फॉर्मूला बोलता है कि मोल जो है क्या होने चाहिए कांस्टेंट। मोल क्या होने चाहिए कांस्टेंट। मोल कांस्टेंट होंगे, चेंज क्या होगा। अब आप डाइल्यूट कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा भाई, वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी क्या होगी कम होगी। और जो यहां से फॉर्मूला बन के आता है वो होता है M1V1 इक्वल टू M2V2। अभी मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, मोलैरिटी इज इक्वल टू N ओवर V और N इज इक्वल टू M इंटू V। तो मोल तो कांस्टेंट है, ये है मोल बिफोर डाइल्यूशन। And this is after dilution. Before dilution and after dilution. ठीक है, तो मोल तो आपके पास कांस्टेंट थे, चेंज क्या हो रहा था मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो दिस इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम बिफोर डाइल्यूशन एंड दिस इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन, या दिस इज मोल बिफोर डाइल्यूशन एंड दिस इज मोल आफ्टर डाइल्यूशन। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे इसमें आप लोग एक प्रॉब्लम लिखेंगे, सभी प्रॉब्लम है भाई आपके पास, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड in 500 ml of semimolar 500 ml of semimolar HCl solution to make it decimolar. How much water should be added in 500 ml of semimolar HCl solution to make it decimolar? 500 ml HCl semimolar solution में कितना पानी ऐड किया जाए कि वो डेसिमोलर हो जाए, मतलब डाइल्यूट करने जा रहे हैं आप उसको, तो कितना पानी ऐड करना है वो आप लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो करिए जल्दी से फाइंड आउट।
जिसने भी 2500 ml किया वो गलत है, और सबसे पहला ऑप्शन यही गिवन रहेगा आपके एग्जाम के अंदर। जिसने भी 2500 ml किया होगा वो गलत है भाई। तो आपके पास मान लीजिए दिस इज फॉर HCl, HCl को ही डाइल्यूट कर रहे हैं, दिस इज बिफोर डाइल्यूशन, दिस इज आफ्टर डाइल्यूशन। तो आपको मोलैरिटी गिवन है सेमी मोलर, वॉल्यूम गिवन है 500, इक्वल टू मोलैरिटी आफ्टर डाइल्यूशन आपको करनी है डेसीमोल इनटू V2 आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां से अगर मैं इसको फाइंड आउट करूं तो दिस V2 इज इक्वल टू 2500 ml। अब जेई और नीट वाला आपसे यहीं पे गलती कराएगा भाई, सबसे पहला ऑप्शन यही लिखा रहेगा और बच्चे इस चीज को गलत करेंगे। 500 ml पानी तो पहले ही है, तो कितना पानी ऐड किया जाए, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू दिस वॉल्यूम माइनस 500 ml में तो सॉल्यूशन में पहले ही है, तो दिस इज 2000 ml और 2 लीटर। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन आपको यही मिलेगा और सबसे पहले आप लोग इसी को टिक करके आ जाएंगे। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक है जो आप लोगों को नहीं करनी है यहाँ पे, तो इसको चेक कर लीजिए। 500 ml तो वॉल्यूम आपके पास पहले दिया हुआ था, तो कितना और पानी ऐड किया जाए, तो ये तो टोटल वॉल्यूम बना, इसमें से जो 500 ml वॉल्यूम था उसको माइनस कर दीजिए, ये पानी आपको ऐड करना पड़ेगा, तब आपका सेमी मोलर जो है वो डेसीमोलर में कन्वर्ट हो जाएगा, तब आप उसको डाइल्यूट करेंगे। इतना टाइम डाइल्यूट होगा जब आप इसमें 2000 ml या 2 लीटर पानी ऐड कर दें, तब ये आपके पास डेसीमोलर बन जाएगा सेमी मोलर से। ठीक है, क्लियर है सबको? इसी तरह जैसे नॉर्मेलिटी के लिए नॉर्मल वर्ड यूज किया जाता था, मोलैरिटी के लिए मोलर वर्ड यूज किया जाएगा, और मोलर मतलब m मोलैरिटी, और इसका मतलब क्या होगा, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 मोल सॉल्यूट 1 लीटर में प्रेजेंट है। इसी तरह सेमी मोलर बोला होगा, सेमी मोलर का मीन m/2। सेमी मोलर का मतलब क्या है भाई, हाफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरह पेंटीमोलर बोला होगा, मीन m/5। ये पता होना चाहिए आपको, कोई नहीं बताने वाला हूं, मतलब 1/5 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरह डेसीमोलर, तो डेसीमोलर मतलब m/10 और 1/10 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये पता होनी चाहिए आपको, ये टर्म आपको पता होनी चाहिए, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है सबको? इसी तरह नेक्स्ट है मेरे पास मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग,
या रिजल्टेंट मोलारिटी भी बोलते हैं इसको, MR से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग का क्या मतलब है? ऊपर लिख दिया, ठीक है। मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग, तो मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग से क्या समझते हैं भाई आप लोग, कि आप लोग दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग कब एप्लीकेबल होगा, जब आप दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं। तो मोर देन 2 सॉल्यूशन आर मिक्सिंग। जैसे मान लीजिए मेरे पास फर्स्ट सॉल्यूशन था A, जिसकी मोलारिटी थी M1 और वॉल्यूम था V1। मेरे पास था सॉल्यूशन B, जिसकी मोलारिटी थी M2, वॉल्यूम था V2। इसी तरह मेरे पास था थर्ड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मान लीजिए मेरे पास C, इसकी मोलारिटी थी M3, वॉल्यूम था V3। आपने सबको मिक्स कर दिया, आपने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया सबको। तो आपको फाइंड आउट करनी है मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग सॉल्यूशन, MR। तो मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग आपको फाइंड आउट करनी है। तो मोलारिटी का फॉर्मूला था अपने पास M = N/V। अब देखिए भाई, जब आपने इन 3 सॉल्यूशन को मिक्स किया तो आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एडिशन रूल को फॉलो करती है। तो इसका मतलब जो मेरा टोटल वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का, वो क्या हो जाएगा, V1 + V2 + V3, V1 + V2 + V3, because volume is an extensive property, so it will follow addition rule। सेकंड, आपने क्या किया, तीनों सॉल्यूशन को मिक्स किया तो मोल भी तो चेंज हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि मोल भी तो आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हो गए होंगे भाई? फर्स्ट सॉल्यूशन के मोल थे मेरे पास, मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है M × V। तो फर्स्ट के मोलारिटी थी M1 और वॉल्यूम था V1, तो फर्स्ट के मोल क्या हो गए मेरे पास, M1 V1, सेकंड के M2 V2, थर्ड के M3 V3। तो NT क्या हो गया मेरे पास, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3। तो ये आ गया आपके पास। देयरफॉर आपको फाइंड आउट करनी है रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलारिटी। तो MR क्या आ जाएगा आपके पास, MR = टोटल मोल M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3। तो आ जाएगा मेरे पास M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 डिवाइडेड बाय, ये तो टोटल मोल हो गया, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा मेरे पास V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक और सॉल्यूशन ले लूं जिसकी मोलारिटी M4 वॉल्यूम V4 हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा M4 V4 और नीचे हो जाएगा वॉल्यूम V4। अगर मैं इसकी जगह सिर्फ पानी ले लूं तो क्या होगा, मोलारिटी गिवन नहीं है ना, तो वही तो मैं पूछ रहा हूं, फिर क्या होगा, क्योंकि पानी में तो कोई सॉल्यूटी ऐड नहीं हुआ है, लेकिन इसका वॉल्यूम तो ऐड होगा। मान लीजिए आपको 2 लीटर गिवन है, तो जो नीचे वाली टर्म है उसमें क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पानी, वो भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि
ये इस पानी के अंदर कोई सॉल्यूट तो ऐड नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ना इसका जो वॉल्यूम होगा वो तो आपको गिवन होगा। मान लीजिए 2 लीटर गिवन होगा, तो ये पानी भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इसका वॉल्यूम भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्लियर है सबको? तो अब मैं यहाँ से रिजल्टेंट मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख सकता हूँ, समेशन MiVi डिवाइडेड बाय Vi। ये फॉर्मूला इक्विलिब्रियम में यूज होने वाला है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होने वाला है, तो इसको याद रखेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जब हम पीएच कैलकुलेट करेंगे वहां पे भी ये फॉर्मूला आपका यूज होने वाला है, तो इसको नोट कर लीजिए। एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब भी आप मोर देन 2 सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? या तो सेम सब्सटेंस होनी चाहिए। सेम सब्सटेंस का मतलब है अगर एक HCl है तो दूसरा भी HCl होना चाहिए, मतलब सेम नेचर होना चाहिए। अगर एक एसिड है दूसरा भी एसिड होना चाहिए। इसी तरह अगर सेम सब्सटेंस नहीं है तो सेकंड प्रॉपर्टी है सेम आयन होने चाहिए उनमें। जैसे अगर एक KCl है और दूसरा KNO3 है तो मिनिमम एक आयन, एटलीस्ट 1 आयन शुड बी कॉमन। तो देखो पोटासियम दोनों के बीच में क्या है, कॉमन। लेकिन अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, जैसे एक सब्सटेंस मुझे गिवन है, मान लीजिए NaOH, और दूसरा सब्सटेंस अगर मुझे गिवन है HCl, तो यहां पे मोलैरिटी और मिक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज एक एसिड है दूसरा बेस है और एक दूसरे के जानी दुश्मन है, एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। तो ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्ट कर रहे हो उसके लिए मोलैरिटी और मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। जब भी आप 2 सब्सटेंस या 2 से ज्यादा सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं तो सब्सटेंस या तो सेम होना चाहिए, सेम नेचर होना चाहिए, या एटलीस्ट एक आयन 2 सब्सटेंस के बीच में कॉमन होना चाहिए। ऐसे सब्सटेंस जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हो उस केस में मोलैरिटी और मिक्सिंग कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये इसका लिमिटेशन है। तो इसको नोट करिए। फिर इसमें हम कुछ एक क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो कॉपी कर लीजिए इसको जल्दी से। ठीक है भाई, तो लिखिए इसमें प्रॉब्लम। टू हंड्रेड ml of 0.2 molar HCl solution, 200 ml of 0.2 molar HCl solution is mixed with 300 ml of 0.3 molar HCl solution, 300 ml of 0.3 molar HCl solution. Calculate final molarity of solution. Calculate final molarity of solution. तो फाइनल मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे सभी जल्दी से। पॉइंट 1 सबका पॉइंट 1 आ रहा है भाई। आपके पास है 200 ml of 0.2 molar HCl solution is mixed with
300 ml of 0.3 molar HCl solution तो ये आ गया मेरे पास, इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गई, दिस इज 40 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 500 और ये आ गया मेरे पास 130 डिवाइडेड बाय, और ये आ जाएगा मेरे पास 0.26 आ गया भाई क्या सबका? यही आया। ठीक है, 0.26 मोलर, तो ये आ जाएगा आपके पास। क्लियर है? कुछ भी नहीं करना है भाई, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी। आपको गिवन था 200 ml ऑफ HCl solution having molarity 0.2 is mixed with 300 ml of 0.3 molar HCl solution, then find the molarity of mixing solution. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका जेई में 2013 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या था लिखेंगे सभी? 750 ml of 0.5 molar HCl solution, 750 ml of 0.5 molar HCl solution is mixed with 250 ml of 2 molar HCl solution, 250 ml of 2 molar HCl solution. Find the molarity of mixing. Find the molarity of mixing. 750 ml of 0.5 molar HCl solution is mixed with 250 ml of 2 molar HCl solution. Then find the molarity of mixing solution. करो भाई जल्दी से। जीरो पॉइंट 875, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या गिवन था भाई? मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज इक्वल टू, फर्स्ट सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना था भाई आपके पास? 750 इनटू उसकी मोलैरिटी कितनी गिवन थी भाई आपको? 0.5। उसको आप मिक्स कर रहे थे सेकंड सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम था 250 और मोलैरिटी थी 2 मोलर। तो ये आ गया आपके पास, तो ये आ गया, इस पॉइंट से ये कैंसिल हो गया, थ्री 375 प्लस 500 डिवाइडेड बाय 1000 और ये आ गया आपके पास 875 divided by 1000 and this is 0.875 मोलर। क्लियर है सबको? इस केस में जो वॉल्यूम है वो इसको लीटर में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप मिक्स कर रहे हैं, तो उसको ml में ही रहने दीजिए। हाँ, अगर एक ml में है दूसरा लीटर में है तब कन्वर्ट करें। अगर सभी वॉल्यूम आपके ml में है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे डाइल्यूट कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन लिखेंगे सभी, 300 ml of 0.2 molar NaCl solution, 300 ml of 0.2 molar
NaCl solution, comma 500 ml of 0.3 molar MgCl2 solution and 800 ml of 0.3 molar AlCl3 solution and 2 liter of water are mixed together. 2 liter of water are mixed together. Determine concentration of chloride ion. In the solution. Determine concentration of chloride ion in the solution. और इसका सेकंड पार्ट लिखेंगे also calculate concentration of each cation in the solution. इसका सेकंड पार्ट concentration of each cation in the solution. तो करो भाई जल्दी से। चलो मुझे भी बताते जाए साथ साथ में, मैं भी करता हूं साथ में। सबसे पहले भाई आपके पास NaCl का वॉल्यूम कितना गिवन है? 300 और मोलारिटी 0.2 प्लस MgCl2 में वॉल्यूम कितना गिवन है? कितना? 500 वॉल्यूम 500 मोलारिटी 0.3 प्लस AlCl3 में 800 into 0.3 divided by 300 plus 500 plus 800 plus 2 लीटर है ना, तो 2000। हाँ, तो उसको भी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसे लिखा होगा, ऐसे किया होगा तो गलत है। अब क्यों गलत है अभी चेक करो इसको। आपसे क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन पूछ रहा है। जब MgCl2 डिसोसिएट होगा तो ये डिसोसिएट होगा Mg प्लस 2Cl नेगेटिव, NaCl डिसोसिएट होगा Na प्लस प्लस Cl नेगेटिव, AlCl3 डिसोसिएट होगा Al प्लस 3 प्लस 3Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे भाई MgCl2 में 2 क्लोराइड आयन डिसोसिएट हो रहे हैं, तो यहाँ पे इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करिए साथ में, क्योंकि आप सभी क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं हम। प्लस यहाँ पे 3 क्लोराइड आयन, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साथ में। अगर आप ये 2 और इसको 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो ये गलत आएगा आपका, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इन द फाइनल सॉल्यूशन, यहाँ पे 1 क्लोराइड, यहाँ पे 2 क्लोराइड, यहाँ पे 3 क्लोराइड, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा MgCl2 को, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा AlCl3 को। अब कैलकुलेट करेंगे सभी। तो ये देखो यहाँ पे इस पॉइंट से एक 0 कैंसिल होगी, तो ये आ गया मेरा फर्स्ट वाला 60
यहाँ पे अगर आप देखें इस पॉइंट से एक जीरो कैंसिल होगी और ये 6 इंटू 5 6 30 मतलब दिस इज 300 अभी यही आ गया। और यहाँ पे इससे एक जीरो कैंसिल होगी और ये आ गया 9 और 8 ये आ गया आपके पास 720 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा अभी 2000 और ये भी आपके पास कितना आ गया 3600 यही आ गया सबके पास। तो इसको ऐड करेंगे अभी कितना आ गया आपके पास 1180 डिवाइडेड बाय 3600। तो इसको कैलकुलेट करेंगे ये आ गया आपके पास क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन। इसका सेकंड पार्ट आपसे बोल रहा है आल्सो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ईच कैटायन। तो फर्स्ट वाले सॉल्यूशन में कौन सा कैटायन भाई NaCl से कौन सा कैटायन प्रोड्यूस होगा Na+। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन जो भी चीज लिखी हुई है। तो Na सोडियम का कंसंट्रेशन तो क्या हो जाएगा भाई 2 इंटू 300 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 3600। नीचे तो सारी की सारी वॉल्यूम एडिटिव क्वांटिटी है तो नीचे तो सारा वॉल्यूम आने वाला है। इसी तरह Mg+2 की कंसंट्रेशन तो कितना आ जाएगा आपके पास 500 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 3600। इसी तरह Al+3 का कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा भाई आपके पास 800 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 3600। कैलकुलेट कर लिए यहां से जो भी आंसर आएगा वो आपका सोडियम मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, क्लियर है सबको। किसी को कोई प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में तो बताएं मुझे जल्दी से। तो चलो फिर एक और क्वेश्चन लिखिए, इसका जो भी आंसर आएगा ग्रुप के अंदर पोस्ट करेंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर। कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सेमीमोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड solution required to neutralize 200 ml of decimolar H2SO4 solution। 200 ml of decimolar sulfuric acid solution। अब आप लोग जाइए भाई मोल कंसेप्ट अप्लाई करने पड़ेगा यहाँ पे। पहला काम है इक्वेशन बनाना, फिर मोल फाइंड आउट करना। NaOH प्लस H2SO4 की Na2SO4 प्लस H2। मोल कंसेप्ट में रिएक्शन क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड रिएक्शन होनी चाहिए। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जो भी गिवन है आपको क्या क्या गिवन है भाई, आपको H2SO4 का क्या क्या गिवन है, मोलैरिटी कितनी 1/10। और क्या गिवन है भाई, वॉल्यूम कितना गिवन है 200 ml। यही गिवन है क्या,
है भाई, बताओ। मोलैरिटी यही गिवन है, वॉल्यूम यही गिवन है। तो अगर अपने को मोलैरिटी और वॉल्यूम पता हो गए तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं H2SO4 के मोल। कैसे? मोल इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो मोलैरिटी गिवन है आपको 1/10 और वॉल्यूम आ गया आपके पास 0.2। तो H2SO4 के मोल कितने आ गए मेरे पास? 0.02 मोल ऑफ H2SO4। अब अप्लाई कर दीजिए स्टोइकियोमेट्री, मोल बाय मोल एनालिसिस। मोल ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2SO4। तो आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH इज इक्वल टू 2 इंटू इसके मोल कितने हैं? 0.02। तो आ गया मेरे पास 0.04। अगर अपने को इसके मोल पता चल गए तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। आपसे क्या पूछा है अभी? वॉल्यूम ही तो पूछा है। तो अपने को पता है मोल इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो मोल आ गए मेरे पास 0.04। मोलैरिटी की बने हुई NaOH की सेमी मोलर और वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आ जाएगा आपके पास वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.08 लीटर। यही आ गया। और मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताई थी आप लोगों को। अगर आपको एक के मोल पता चल जाते हैं उसकी हेल्प से आप सबके फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? जैसे इसके फाइंड आउट करने थे, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जिसका फाइंड आउट करना हो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर रखते हैं, जिससे फाइंड आउट करने है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नीचे रखते हैं, इनटू उसके जो भी मोल है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसके मोल कितने आ गए मेरे पास? 0.04। अगर मुझे इसके मोल फाइंड आउट करने होते तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 1 है, इसका भी 1 है, तो इसके जितने मोल है इसके भी उतने ही होंगे, इसके भी 0.02। और अगर इसके मोल भी मुझे फाइंड आउट करने हैं तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, H2SO4 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 इनटू H2SO4 के मोल 0.02। तो ये कितने आ गए? 0.04 मोल। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है रिएक्शन के अंदर। तो आपको हर चीज पता होनी चाहिए जो सिखाई जा रही है, वो नहीं भूलना है भाई आप लोगों ने। क्लियर है सबको? ठीक है, चले आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर, कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर ऑफ अमोनिया गैस produced at STP when 500 ml of 0.2 molar 500 ml of 0.2 molar ammonium sulfate solution react with 250 ml of 0.6 molar 250 ml of 0.6 molar NaOH solution, 0.6 molar NaOH solution। तो करो जल्दी से कैलकुलेट। क्या बनाना? देखो अमोनियम सल्फेट को रिएक्ट करो NaOH के साथ, जो जो बन सकते हैं आयन वो बनाइए। मैंने बोला तो था आयंस रिप्लेस होंगे और कुछ नहीं होगा। अमोनियम सल्फेट प्लस NaOH
ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, अमोनिया के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ रिप्लेस होगा। दिस इज 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे आपको 2 सोडियम चाहिए, तो सोडियम और सल्फेट मिलके Na2SO4 बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे सभी इसके लिए, प्लस अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी, प्लस H2O 2H2, तो ये रिएक्शन बन गया आपके पास। अब जो भी पूछा है जल्दी से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे और बताओ मुझे भी आंसर क्या आ गया। आपसे क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ NH3 प्रोड्यूस एट STP, तो STP के ऊपर आपको वॉल्यूम प्रोड्यूस करने के लिए पहले मोल कैलकुलेट करने हैं। जैसे ही मोल पता चल गए उसको 22.4 से मल्टीप्लाई करना है, यही तो होता है फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल प्रोड्यूस एट STP इज इक्वल टू वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल इनटू कितना गया, वॉल्यूम ऑफ NH3, आंसर आना चाहिए भाई सबका 3.36, 3.36। चलो मुझे बताओ अमोनियम सल्फेट का आपको मोलैरिटी कितनी गिवन है, बोलो अमोनियम सल्फेट की मोलैरिटी है भाई 0.2 इंटू वॉल्यूम 500 ml, मतलब ये भी आपके पास 5, तो ये आ गया आपके पास कितना 1/2, तो इसके मोल कितने आ गए आपके पास 0.1। इसका वॉल्यूम आपको कितना गिवन है NaOH का 250 ml, और इसकी मोलैरिटी 0.6 ही है क्या भाई, और 250 को हम क्या लिख सकते हैं 1/4, तो ये आ गया मेरे पास, ये आ गया भाई 0.15, 0.15 अभी यही आ गया, इसके मोल 0.1, इसके 0.15, तो अब देखिए आपको क्या सब फाइंड आउट करना पड़ेगा, एल आर फाइंड आउट करेंगे, तो 0.15 डिवाइड बाय 1 एंड 0.1 डिवाइड बाय 1, तो दिस इज अवर एल आर हियर, ठीक है। जब आपको दो रिएक्शन में दोनों रिएक्टेंट के मोल पता हो तो सबसे पहले एल आर फाइंड आउट किया जाता है। इस एल आर अपना यही है यहाँ पे, तो अपने को अब फाइंड आउट करने हैं NH3 के मोल, तो एल आर ही डिसाइड करेगा NH3 के कितने मोल बनेंगे, तो N इज इक्वल टू, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2, यहाँ पे ये 2 है, ठीक है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2 डिवाइडेड बाय 0.15, 2 से 2 गए तो इसके मोल आ गए मेरे पास 0.15, therefore वॉल्यूम ऑफ NH3 गैस प्रोड्यूस एट STP कितना हो जाएगा 0.15 इंटू 22.4, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास 3.36 लीटर, यही आया सबका। तो therefore the volume of NH3 produced at STP is equal to 3.36 लीटर, ठीक है। तो आज भाई हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं।
कल जो भी कंसंट्रेशन टर्म बचती है उनको हम